जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था द नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट फेस का, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और ये हमारा रहने वाला है पार्ट 6। आई होप इससे पहले के जो 5 पार्ट थे आप सब लोगों ने वो पढ़ लिए होंगे और अच्छे से उनको समझ लिया होगा। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के अंदर सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता के बारे में जानेंगे, क्या कुछ इसके प्रभाव पड़े इंडिया के अंदर, क्या कुछ ये था। ठीक है, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। अब वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आइए, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, उसको शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात आती है ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की जो है ग्रोथ कैसे हुई इंडिया के अंदर। तो देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान ना सामने आई एक और विचारधारा सांप्रदायिकता थी। यानी कि जब भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे तो एक नई विचारधारा सामने आई जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया सांप्रदायिकता। जो क्या थी, जो भारत की एकता के लिए घातक साबित हुई। राइट, इसके अलावा इसका असर बाद में देश के राजनीतिक भाग्य पर भी पड़ा। अभी सिर्फ हम एक बार बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या कहता है कि अनदर आइडियोलॉजी विच अपीयर्ड इन द कोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज कम्युनलिज्म, राइट, विच प्रूव्ड फैटल फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया। मोर एवर इट ऑल्सो अफेक्टेड द पॉलिटिकल फेट ऑफ द कंट्री लेटर। यानी कि भैया, जब आज़ादी की बातें चल रही थी, देश के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं की बात चल रही थी, मीनवाइल जो है सांप्रदायिकता आई, जो आगे चलकर जिसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो देखिए, जो कम्युनलिज्म है ना, द टर्म कम्युनलिज्म इज डिफाइंड एज ए बिलीफ फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर रिलीजन, एज ए रिजल्ट दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। क्या कहना चाहता है, सांप्रदायिकता का मतलब अगर हम समझे तो सांप्रदायिक का मतलब होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिनके कॉमन इंटरेस्ट है, जिनकी कॉमन कह सकते हो डिमांड्स हैं, चाहे वो सोशली हो, सामाजिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो। ठीक है, यहां पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। क्या कहता है कि सांप्रदायिकता शब्द को एक विशेष धर्म के आधार पर लोगों के एक समूह द्वारा अपनाई जाने वाली एक मान्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हित होते हैं। सिंपल सी बात, भी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जिन सबकी डिमांड जो है, जिन सबके जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो सबके समान है। ठीक है, तो बेसिकली उनके ग्रुप को क्या कहा गया है, जो है सांप्रदायिकता की जो है कहा गया है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन इंडियन टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में यह देखा गया है कि इट वाज बिलीव्ड दैट रिलीजियस ग्रुप्स एज हिंदूज, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस फॉर्म डिफरेंट कम्युनिटीज विद डाइवर्जेंट रिलीजियस बिलीव्स, हेंस कैन नॉट शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट और यूनिफाइड नेशन। क्या कहना चाहता है कि भाई भारत के संदर्भ में देखें ना तो यह माना जाता है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग हैं भारत के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे धार्मिक समूह अलग अलग धार्मिक विश्वास वाले अलग अलग समुदाय बनाते हैं। राइट, ऑब्वियस सी बात है, भाई हिंदुओं के अपने रीति रिवाज हैं, मुसलमानों के अपने रीति रिवाज हैं, सिखों के अपने रीति रिवाज हैं। तो ये कहते हैं अलग अलग समुदाय बनाते हैं, इसलिए वे साझा हित या एकीकृत राष्ट्र साझा नहीं कर सकते। दैट वाज द रीजन कि भाई जब सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो इनके कॉमन इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकते। राइट, और ना ही ये क्या कर सकते हैं, यूनिफाइड नेशन, यानी कि ना ही ये एकीकृत राष्ट्र को साझा कर सकते हैं। यानी कि अब भाई एक बहुत ही मुश्किल समस्या है, एक बहुत ही बड़ी बात है कि भाई एक ही छत के नीचे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के एक ही छत के नीचे चारों कैसे रहेंगे। राइट, तो ये सब उस टाइम पे देखा जा रहा था, ये सब उस टाइम की जो है समस्याएं थी। अब हम देखते हैं बच्चों स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, कि जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो 3 स्टेज हैं यहां पे। सबसे पहली स्टेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म इज डिस्क्राइब्ड व्हेन इट इज बिलीव्ड दैट अ सेक्युलर नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी, रादर इट वुड ओनली बी ए मोर कन्फेडरेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। क्या कहना चाहता है, पहली स्टेज सांप्रदायिकता की तब आती है जब यह माना जाता है कि जो सेक्युलर नेशन है, सेक्युलर का मतलब होता है बच्चों धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, कहता है जब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक बहुधार्मिक, बहुजातीय समाज में मौजूद नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसा भाई कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष देश तब नहीं बन सकता जब तक वहां पे मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी हो, है ना। बहुधार्मिक, बहुजातीय समाज में मौजूद नहीं हो सकता, बल्कि यह केवल धार्मिक समुदाय का एकमात्र क्या होगा, संघ होगा।
ठीक है ना, वो देश नहीं होगा, वो एक संघ होगा बेसिकली। ये यहाँ पे कहना चाहता है कि जहां पर अलग अलग धर्म के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे समाज के लोग अगर जहां पे रह रहे हैं, बहुजातीय समाज के लोग रह रहे हैं, तो वो धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा, वो तो बस एक संघ ही मात्र होगा, राइट। दूसरा स्टेज क्या कहता है, दूसरा चरण क्या कहता है, द सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनिज्म असर्ट्स दैट द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज वेरी। दूसरी चीज ये कहता है कि भैया सांप्रदायिकता के अंदर यह देखा जाता है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज होती है ना, जो अलग अलग, जो कह सकते हो जो समाज है, अलग अलग जो वर्ग हैं समाज के, उनके सामाजिक, ठीक है, उनके सांस्कृतिक, उनके आर्थिक और उनके राजनीतिक जो हित है ना, वो सबके क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे, सबका कॉमन हित कोई भी नहीं मिलेगा। तीसरी स्टेज क्या कहता है, द थर्ड स्टेज ऑफ कम्युनिज्म इंप्लाइज दैट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर म्यूचुअली अपोजिट, डाइवर्जेंट एंड एंटागोनिस्टिक। क्या कहता है कि तीसरे चरण में यह कहा गया है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के जो अनुयायी है ना, विभिन्न धार्मिक समुदायों के जो अनुयायी हैं, उनके जो हित हैं वो आपको परस्पर विपरीत, भिन्न और विरोधी मिलेंगे। यानी कि उन सब के आपस में जो हित होंगे ना, वो हमेशा अपोजिट मिलेंगे। मैं कहता हूं ये मेरे को ये अच्छा लगता है, सामने वाले कहेगा नहीं भाई मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। तो यानी कि इनके जो हित होंगे, इंटरेस्ट होंगे, आपको क्या मिलेंगे, टोटली अपोजिट मिलेंगे। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति के उद्धव के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता के बीज पैदा हुए थे। यानी कि भाई कम्युनिज्म के जो सीड्स हैं, कम्युनिज्म का जो बीज है, वो इंडिया के अंदर पैदा हो चुका था, आधुनिक भारत के अंदर, आधुनिक राजनीति के अंदर भारत की। क्लियर है, ये बेसिक सी सांप्रदायिकता थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बस आप थोड़ी बहुत थ्योरी यहां पे पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब हम बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बच्चों। भाई मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, किसने की, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुछ एक मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस से पार्टी से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने क्या, कुछ एक मुस्लिम लीडर ने क्या किया, अपने आप को जो है कांग्रेस से अलग कर लिया और उन्होंने खुद का एक संगठन बनाया जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या नाम था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1906 को। 31 दिसंबर 1906 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, ढाका में। कहां पर हुई थी, ढाका, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश में है। और किसने स्थापना की, तो 3 बंदों ने स्थापना की थी, नाम तीनों के ध्यान रखिएगा, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क। मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्या नाम है, तो पहला नाम है बच्चों नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आप नवाब सलीमुल्लाह भी लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों नवाब मोहसिन, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क। और तीसरे थे आगा खान, आगा खान। क्लियर बच्चों। अच्छा पूछ ले, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो प्रेसिडेंट थे बच्चों आगा खान। प्रेसिडेंट कौन थे इसके, तो आगा खान, और साथ में इनके कौन थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप एक टाइम फ्लो देखेंगे तो देखिए, आपको याद है टाइमलाइन देखेंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फिर अंग्रेजों ने भड़काया था मुसलमानों को कि भैया तुम अपना संगठन बनाओ, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी तो जो है हिंदुओं की पार्टी है, इस तरह से अंग्रेजों ने भड़काया था। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी, याद है। उसके बाद 1907 में सूरत विभाजन हो गया था। फिर 1909 में मोरले मिंटो सुधार लाया गया था, राइट। ये पूरी की पूरी एक चैन चल रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब क्या था, ये जो पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, ये कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, और विच बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। अब इनका मेनली बस यही था कि भाई मुस्लिम जो भाईचारा था उसी के अंदर विश्वास था, ठीक है। मुसलमानों के लिए जो काफी जो है हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव पार्टी थी। और इन्होंने जो 1909 में जो मोरले मिंटो सुधार, यानी कि जो वो लाया था ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, मोरले मिंटो सुधार जो लाए गए थे, जिसके तहत अलग मतदाता सूची की बात की गई थी, तो उस चीज को भी इन्होंने अपना लिया था। बोले हाँ भी बिल्कुल सही है, जो मोरले मिंटो सुधार के तहत जो अलग मतदाता सूची मिल रही है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। आपको बता दूं ये जो मुस्लिम लीग थी, इनका जो पहला जो बैठक हुई थी, मैंने बताया था ना कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी हर साल नई नई जगह मिलती थी, हर साल उनके नए नए अध्यक्ष होते थे, वैसे ही मुस्लिम लीग भी मिलती थी। तो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन था, फर्स्ट एनुअल सेशन था, वो बच्चों कराची में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में, और सेकंड हुआ था 1908 में अमृतसर में। तो इंपॉर्टेंट है, पहला कराची में हुआ था 1907 में और दूसरा हुआ था अमृतसर में 1908 में, ठीक है बच्चों।
अच्छा, जो मोहम्मद अली जिन्ना नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को जो है ज्वाइन किया था। ठीक है, लखनऊ के अंदर जब ये सेशन हो रहा था तब इन्होंने ज्वाइन किया, और ये एक बार अध्यक्ष भी बने थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। कब बने? तो 1924 में बने थे। कहां पर? लाहौर में। 1924 में लाहौर में ये बने थे। क्लियर है? उसके बाद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, भाई मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? तो देखिए, सबसे पहला था टू प्रमोट द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उनके जो पॉलिटिकल राइट है, जो राजनीतिक अधिकार हैं, ठीक है, उनको जो है प्रमोट करवाना। ठीक है, एक तो ये इनका उद्देश्य था। दूसरा, भाई टू मेंटेन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवॉइडिंग एंड सपोर्ट टू द क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म। क्या कहता है कि इनका मेन यही था कि ये ब्रिटिश सरकार के साथ, ब्रिटिश सरकार के लिए जो है वफादार रहेंगे। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी हम में से ब्रिटिश सरकार की आलोचना ना करे। तो इनका मेन था कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। दूसरा क्या था कि भाई इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों 1905 में, उसका पूरा सपोर्ट किया कि भाई लॉर्ड कर्जन ने बिल्कुल सही किया है, हम मुसलमानों को अलग कर दिया, हम बिल्कुल सही किया है। राइट। और दूसरा, जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, यानी कि अलग मतदाता सूची की डिमांड की थी, जो कि इनकी डिमांड को मान भी लिया था अंग्रेजों ने जब 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था, यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार जब लाया गया था तब इनकी डिमांड को मान लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्या था? टू इंश्योर दैट मुस्लिम डू नॉट डेवलप डिसकंटेंट एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड द ब्रिटिशर्स। और ये भी इनका मकसद था, ये भी इनका एम था कि मुस्लिम लीग जो है इस बात को भी देखेगी कि जो मुसलमान लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठाएं, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी भड़के ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? मुस्लिम लीग के। क्लियर है? उसके बाद बच्चों, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिश सपोर्टेड द लीग ऑन द प्रोटेक्ट दैट दे वुड प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। क्या कहता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो मुस्लिम लीग थी उसको पूरा सपोर्ट किया। बस शर्त यही थी कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। हाथ को हाथ है, बोले तुम हमें कुछ नहीं कहोगे, हम तुम्हें इतना परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, हाउएवर द मुस्लिम लीग हैड ए वीकनेस दैट इट इंटायरली कंसिस्टेड ऑफ एजुकेटेड अपर क्लास विद वीक लिंकेजेस टू द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम बिलोंगिंग्स टू द लोअर क्लासेस। क्या कहता है कि जो मुस्लिम लीग थी ना, उससे कमजोरी थी। कमजोरी ये थी कि मुस्लिम लीग के अंदर ना जो उनके जो मेंबर थे वो ज्यादा से ज्यादा जो है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 99% जो मेंबर्स थे वो पढ़े लिखे अमीर लोग थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के अंदर जो मेंबर थे वो पढ़े लिखे अमीर लोग थे, जो गरीबों के बारे में तो सोचते ही नहीं थे। जो मुस्लिम वर्ग के जो गरीब थे उनके बारे में उन्होंने इतना कुछ नहीं सोचा। ये मुस्लिम लीग की कमजोरी थी। क्लियर है? लेकिन वहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम कई बार ये नाम पढ़ चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये बच्चों देश के पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ, भारत देश के, प्यारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। कई बार बता चुका हूँ, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी। और इनका बर्थडे आता है 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। क्या मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो वाज ए रैशनलिस्ट एंड सेकुलर हु पुट नेशनलिज्म अबव देन एनी रिलीजन। भाई जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना, वो धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने धर्म, जाति, इन सब से ऊपर किसको रखा? इन सब से ऊपर राष्ट्र को रखा। यानी कि ये देश के बारे में सोचते थे, ये राष्ट्र के बारे में सोचते थे, किसी धर्म या जाति के बारे में नहीं सोचते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी जारी किया था जिसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल, जो कि 1912 में शुरू किया गया था। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अल हिलाल अखबार किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1912 में। जहां पर वो क्या करते थे? राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं, राष्ट्रवाद के ऊपर जो लेख वगैरह लिखा करते थे, राष्ट्रवाद को जो है हम कह सकते हैं प्रमोट किया करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचाया करते थे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद एक मूवमेंट हुआ था, अरहर मूवमेंट। द अरहर मूवमेंट, जो कि 1906 से 1912 के बीच में चला था, वॉज फाउंडेड बाय मुस्लिम मिलिटेंट नेशनलिस्ट। कहता है कि जो अहरार आंदोलन था ना, ये मुस्लिम उग्रवादी राष्ट्रवादियों जो है उन्होंने शुरू किया था। कौन कौन थे उसमें? हसन इमाम, मजहर उल हक, मौलाना जफर अली खान, ठीक है, मजहर उल हक,
ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये बेसिकली अहरार आंदोलन के जो है मेन लीडर्स थे। ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम लीग के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया और पंजाब हिंदू सभा के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां क्या कर रही थी, ये दोनों पार्टियां सिर्फ अपने तक ही सीमित थी। ठीक है, अपने लोगों के बारे में ही सोचती थी, राष्ट्रवाद के बारे में नहीं सोचती थी। तो इन सब के खिलाफ अहरार आंदोलन चलाया गया था इन सब के द्वारा, और इन्होंने क्या किया, इसका कड़ा विरोध किया था, इनका कड़ा जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। क्लियर है बच्चों? आई होप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं बच्चों राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। ठीक है, राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म यानी कि जो हिंदू जो सांप्रदायिकता है उसका उदय कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अराउंड द सेम टाइम हिंदू कम्युनिज्म ऑल्सो बिगिन टू ग्रो। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सिनेशन विद ए रिलीजियस टोन अराउज्ड एज ए सेक्शन ऑफ द हिंदूज टू प्रोपेगेट द कंसेप्ट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। क्या कहता है कि जब उसी दौरान जब मुस्लिम लीग अपने लोगों के बारे में सोच रही है, मुस्लिम लीग सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रही है, उसी टाइम पर जो है हिंदू नेशनलिज्म का भी उदय होता है, हिंदू राष्ट्रवाद का, हिंदू का सांप्रदायिकता का भी उदय होता है। दे टॉक्ड अबाउट द डार्क एंड ऑप्रेसिव पास्ट ऑफ द हिंदूज बाय टर्मिंग द मिडिवल पीरियड एज ए पीरियड डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम टाइरेनिकल रूलर्स। क्या कहते हैं कि उन्होंने यह बताया कि भैया हम हिंदुओं पर तो बहुत अत्याचार हुआ है। अगर आप देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो 400-500 सालों तक मुसलमान ही तो थे भारत के अंदर। ठीक है, तो बोले कि भैया अत्याचारी मुसलमान थे 400-500 साल पहले, उन्होंने हमारे देश का बुरा हाल कर दिया था, हिंदुओं का बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, तो हम जो है ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इवन इन्होंने यूपी के अंदर बहुत सारे सांप्रदायिकों ने, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों ने क्या किया, बोले कि जो उर्दू है ना, उर्दू एज ए लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम, के उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है, और वो चाहते थे कि भैया इस उर्दू को रिप्लेस करके क्या यूज़ किया जाए, हिंदी भाषा यूज़ की जाए। ठीक है बेसिकली, और बोले कि हिंदी भाषा किसकी है, हिंदुओं की है। बोले उर्दू भाषा मुसलमानों की है और हिंदी भाषा किसकी है, हिंदुओं की है। तो बोले उर्दू नहीं, हिंदी यूज करो। हालांकि ये सब सारे जो क्लेम थे, ये सब सारी जो बातें थी, ये अनहिस्टोरिकल थी, इनका कोई महत्व नहीं था। क्लियर है? उसके बाद इन द फॉलोइंग डिकेड 1890s 1890 के दशक की बात करें तो एंटी काउ स्लॉटर मिशन जो है वो लॉन्च किए गए थे बाय हिंदू कम्युनिस्ट के द्वारा। एंटी काउ स्लॉटर मिशन आप समझ ही गए होंगे कि भाई जो गायों की हत्या करते हैं, गायों को काटते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने जो है आंदोलन शुरू कर दिए थे, उनके खिलाफ इन्होंने जो मूवमेंट शुरू कर दी थी। हालांकि ये मूवमेंट सिर्फ ना मुसलमानों के खिलाफ थी। ठीक है, ये बेसिकली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, सरकार के खिलाफ नहीं थी। इवन सरकार तो गायों के मांस का ट्रेड करती थी, उस टाइम पे बीफ ट्रेड करती थी। गायों का जो मांस है उसे बीफ बोलते हैं, तो बीफ ट्रेड करती थी ब्रिटिश सरकार, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोले। ठीक है, बोले उनको तो बोलते ही नहीं थे कुछ, वो खाने, ठीक है उनको खाने तो बोले सरकार है, वो खाने तो हमें क्या मतलब है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई मुसलमान ने गाय काट दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो उनके खिलाफ पूरा जो है इन्होंने आंदोलन चला रखा था। ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ, 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी, किसने की थी, यूएन मुखर्जी एंड लालचंद। ठीक है, द सभा लेड एंटी कांग्रेस प्रोपेगेंडा टर्मिंग इट एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द हिंदू सेंटर्ड इश्यूज गिविंग द नेशनल मूवमेंट ए सेक्युलर कैरेक्टर। क्या कहते हैं कि भाई 1909 में यूएन मुखर्जी और लालचंद जी ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की 1909 में, और इन्होंने भी कांग्रेस का विरोध किया। इन्होंने कहा कि यार कांग्रेस पार्टी तो भैया हिंदुओं के बारे में कुछ कर ही नहीं रही है, ये हिंदुओं के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं है, इनको देश 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 ही पड़ी है, बोले हिंदुओं के लिए तो कुछ कर लो। तो पंजाब हिंदू सभा का भी जो है पूरी तरह से बाद में विरोध किया था। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने तो अहरार आंदोलन किया था, तो वहां पे पंजाब हिंदू सभा का भी कड़ा विरोध किया गया था उनके द्वारा। देयर आफ्टर मैनी रीजनल हिंदू सभाज वर यूनाइटेड एंड फॉर्म्ड एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है, उसके बाद बहुत सारी जो हिंदू सभा थी, हिंदू सभा, वो एकत्रित हुई और एक ही छत के नीचे सबने एक पार्टी बनाई, इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया हिंदू महासभा। क्या नाम था, ऑल इंडिया हिंदू महासभा। ठीक है, इसका जो पहला सेशन था वो जो है लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1915 में। इसकी जो पहली बैठक थी वो लाहौर में हुई थी 1915 में, और किसकी लीडरशिप में, महाराजा ऑफ कासिम बाजार के जो महाराजा थे वो जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। क्लियर है? उसके बाद हाउएवर महासभा डिड नॉट गेन मच इन्फ्लुएंस एज अ लीग सिंस सेकुलर नेशनलिस्ट ओवरशैडोड देयर नैरो कम्युनल डिमांड्स गिविंग प्रेफरेंस टू पैन इंडिया सेकुलर पॉलिटिकल इश्यूज। क्या कहता है
कि महासभा को जो मुस्लिम लीग थी ना उसकी तरह कोई अधिक प्रभाव नहीं मिला इनको, उसकी तरह इतनी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों ने अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए उनकी संकीर्ण सांप्रदायिकता मांगों को नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि भैया ये जो महासभा के जो लोग थे ना, महासभा के जो मेंबर्स थे, इनकी जो है संकीर्ण सांप्रदायिकता मांग थी, ठीक है भाई, बहुत ही हम कह सकते हैं नैरो कम्युनल डिमांड्स थी। इन सबको जो है मतलब वो कर दिया, इग्नोर कर दिया, इन सबको इग्नोर कर दिया गया। और बेसिकली क्या था, सिक्योर सेकुलर नेशनलिस्ट ओवरशैडोड, ठीक है, इनका मेन यही था कि पैन इंडिया सेकुलर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हम ध्यान देने चाहिए कि पूरे भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान दो, ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दो। भाई आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, बोले सब छोटी मोटी बातें हैं भैया, अब देश के बारे में बात करो। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो आई गेस आपको ये राइज ऑफ हिंदू कम्युनिज्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। भी आपको पता है बच्चों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहला जो वर्ल्ड वॉर है, प्रथम जो विश्व युद्ध है, वो 1914 से 1918 के बीच तक चला है, ठीक है। तो पहला जो वर्ल्ड वॉर था ना, पहला वर्ल्ड वॉर, भाई इसने क्या कर दिया, इसने इंडियन जो मूवमेंट था ना, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय मूवमेंट था, इसे और मजबूत किया। कैसे मजबूत किया? तो देखिए 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन रिसोर्सेज का बहुत यूज किया। भारत से कच्चा माल जाता, यहां से कपड़े जा रहे थे, जूट जा रहा था, मतलब काफी कुछ जा रहा था, खाने पीने की सामग्री भारत से जा रही थी युद्ध के अंदर। इवन भारत के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश आर्मी ने वैकेंसियां निकाली, लोग गए, ठीक है, वहां पे जा जाके भाग लिया। तो बेसिकली था क्या भाई, जो नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनका यह मानना था कि भाई अगर हम ग्रेट ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं ना, तो बदले में ये हमारे जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो बदले में क्या करेंगे, ये हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा कैसे कि जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ, तो 1918 में युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने मतलब भारतीयों को थैंक यू नहीं बोला कि यार थैंक यू, तुम लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, उल्टा भारत के अंदर ही अलग अलग कानून ले आए। जैसे रोलेट एक्ट 1919 था क्या, हम आगे चल के पढ़ेंगे, यहां पर एक हल्का सा बता देता हूं। और रोलेट एक्ट 1919 के अंदर यह था कि भैया अगर हमें किसी भी भारतीय पे शक होता है ना कि वो किसी क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो बोले हम उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे, सिर्फ शक के आधार पे। और अगर हमने किसी को रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया, तो वो ना तो वो इसमें एक लाइन बोली गई थी, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, यानी कि ना तो वो कहीं अपील कर पाएगा, ना ही वो कहीं दलील दे पाएगा, ना ही वो कोई वकील कर पाएगा। हालांकि उस टाइम पर भारत के अंदर आईपीसी थी, उसके अंदर रूल के अंदर यही था कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, यही रूल था। लेकिन रोलेट एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे कोर्ट में पेश पूछ नहीं करना, वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। अब सोचो 1914 से 1918 तक भारतीयों ने आपकी इतनी मदद की है, आप उनको ये तोहफा दे रहे हो, रोलेट एक्ट दे रहे हो आप 1919 का, राइट। हालांकि हम इसके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, तो आई गेस ये कम्युनिज्म ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चारों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।